बारे में। मोमिन खान मोमिन, इससे पहले हम लोग पहली इकाई दूसरी इकाई मुकम्मल देख चुके हैं। तीसरी इकाई में भी वली, मीर तकी मीर, गालिब, इन तीनों को देख चुके हैं। ये चौथे हैं मोमिन खान मोमिन। शुरू किया जाए। चलें, सभी कह रहे हैं क्लियर है। नाम मोमिन खान मोमिन, पहले उनके हयात के बारे में देखेंगे, आखिर में खिदमत देखेंगे। नाम है मोहम्मद मोमिन खान। मोमिन खान की पैदाइश पर हकीम गुलाम नबी खां है शाह अब्दुल अजीज़ की खिदमत में पहुँचे और बच्चे के कान में आज़ान देने की फरमाइश की। शाह साहब ने आज़ान दी और बच्चे का नाम मोहम्मद मोमिन खान तजवीज़ किया। घर वालों ने हबीबुल्लाह नाम तजवीज़ किया था। ये एक छोटी इबारत जो आपके सामने पढ़ी गई, देखिए इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये बताएं कि मोमिन खान का नाम किसने रखा था, जल्दी जल्दी बताइए। मोमिन खान का नाम मोमिन खान किसने रखा था? शाह साहब ने। एक है शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल अजीज़। शाह अब्दुल कादिर जो है वो आगे देखेंगे कि ये उनके उस्ताद हैं, तो इनका नाम जो रखे थे, हाँ, शाह अब्दुल अजीज़, आसिफ अली। और घर वालों ने इनका नाम क्या रखा था? दिलशाद सईद, वालेकुम अस्सलाम। घर वालों ने इनका नाम क्या रखा था? हबीबुल्लाह। हाँ, आसिया नाज, हाँ, शाह साहब ने, हाँ, आसिफ अली, हबीबुल्लाह। तखल्लुस ये करते थे मोमिन। पैदाइश 1800 ईस्वी में दिल्ली के मोहल्ला कोचा चीलान में हुई और सारी उम्र वो दिल्ली में ही रहे। हाँ, हबीबुल्लाह घर का नाम। तो देखिए उसे छोटी सी इबारत में कई चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। उनके अब्बू का नाम भी हकीम गुलाम नबी था, वो लेके गए थे। शाह अब्दुल अजीज़ ने उनका नाम रखा था और घर वालों ने हबीबुल्लाह नाम तजवीज़ किया था। तखल्लुस मोमिन और वलादत जो है ये 1800 ईस्वी में है। दिल्ली के मोहल्ला कूचा चीलान में है। सारी उम्र वो दिल्ली में रहे। तो ये इस तरह के भी सवालात आ जाते हैं कि कौन दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं। तो ये इससे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वो कहते हैं, हो सूरत खाक दिल लगने की जन्नत में भला मोमिन, मेरी नज़रों में है शाहजहांबाद का नक्शा। दिल्ली के बारे में कह रहे हैं कि दिल्ली मेरी नज़रों में बसी हुई है, तो जन्नत में भी दिल नहीं लगने का। ख़ानदान के बारे में देखते हैं कि उनका जो ख़ानदान है वो कहाँ से आया। शाह आलम थानी के दौरे शाही में कश्मीर से दो भाई नामदार खान और कामदार खान दिल्ली से आए थे। दिल्ली से नहीं, कश्मीर से दिल्ली आए थे। ये दोनों भाई शाही तबीबों के ज़ुमरे में शामिल कर लिए गए। हकीम नामदार खान के 3 बेटे थे, हकीम गुलाम हैदर खान, हकीम गुलाम हसन खान और हकीम गुलाम नबी खान। इतने देखने के बाद आप ये बताएं कि इसमें दादा का नाम क्या है? दो भाई आए थे, नामदार खान, कामदार खान। नामदार खान के 3 बेटे हैदर हसन नबी। अब उसी में हैदर में शुरू में गुलाम, तीनों में गुलाम बढ़ाना है। हकीम गुलाम नबी खां भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन सबसे पहले वफात पा गए। यही हकीम गुलाम नबी खां मोमिन खान के वालिद माजिद थे। तो कश्मीर से जो 2 भाई आए थे उनमें इनके दादा भी थे। हाँ, नामदार दादा हैं, बिल्कुल शुमैला। हकीम गुलाम कैसे हो जाएंगे? हकीम गुलाम ये उनके चचा हैं। और हकीम गुलाम मत कहिए, इसलिए कि हकीम गुलाम तो सब हैं। गुलाम हैदर, गुलाम हसन और गुलाम नबी, ये तीनों भाई हैं। यानी हैदर और हसन इनके बड़े चचा हैं और ये तीनों जो हैं वो नामदार खान के बेटे हैं।
वाज़े है। अब दादा का नाम तो याद है सबको, कहाँ से आए थे ये लोग, जल्दी बताएं। तालीम, नामदार खान, रियासत, नून के बाद अली भी लिखी है। हाँ अरशद भाई भी आ चुके हैं। यस, हाँ कश्मीर से अनाथ, हाँ कश्मीर से आए हुए थे। तालीम, तालीम में आमतौर पर इनका उस्ताद का नाम शाह अब्दुल कादिर आता है, जिनसे वो अरबी वगैरह सीखे थे। मदरसा शाह अब्दुल अजीज़ से इनकी तालीम हुई थी, शाह अब्दुल कादिर से पढ़े हुए हैं। मोमिन हाफिज़ कुरान भी थे, हाफिज़ कुरान भी थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी मतनवी शिकायत सितम में किया है। ज़ुबान में अरबी फ़ारसी पे भी कुदरत थी और उर्दू तो जानते ही हैं, इसलिए तो हम उनकी गज़ल पढ़ ही रहे हैं। उलूम में तिब ये ख़ानदानी पेशा था, तो तिब से में भी महारत थी। इल्म नजूम, रमल, रियाजी वगैरह भी जानते थे। मशगला यानी हॉबी जो इनका था एक तरह का, वो शतरंज, शतरंज से गहरी दिलचस्पी थी। अपने ज़माने के मशहूर शातिर और कराबतदार करामत अली खां से शतरंज खेलते थे और दिन रात को भूल जाते थे, इस तरह मस्त हो जाते थे। हकीम गुलाम नबी खां वालिद का नाम है, बिल्कुल दुरुस्त शुमाइला। रमल तारीख गोई से ताल्लुक़ रखता है, इल्मे रमल जो है। तो ये तीन उलूम, तिब, यानी जो नक़ूश वगैरह बनाए जाते हैं, नक़ूश वगैरह वो तमाम के तमाम रमल में आता है। जो नक्शे बनाए जाते हैं वो तमाम रमल में आता है। आइए आगे देखिए। ख़ानदानी पेशा, तिब, जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर से आए थे और शाही तबीब ये बने थे और इन लोगों को जागीर भी मिला था। आगे हम देखेंगे उनके जागीर से मुतालिक। उसे भी उन्होंने हासिल किया, यानी इल्म तिब को भी, और अपनी जहानत से उसमें महारत हासिल की। सादत खान नासिर ने उन्हें मसीह नफ्स, हकीम बेनज़ीर, शायर बेअदील लिखा है। ये देखिए, ये सवाल आ सकता है कि मसीह नफ्स, हकीम बेनज़ीर, शायर बेअदील किसने कहा है? किसने कहा है बताइए? मसीह नफ्स, हकीम बेनज़ीर, शायर बेअदील किसने कहा है? इन तिब तो ये सीखे और उससे जुड़े भी, लेकिन सारी उम्र बाकायदगी से मतलब नहीं किया, सिर्फ ख़ास ख़ास मौक़ों पर नफ्स देखकर नुस्खा तजवीज़ किया। उम्मतुल फ़ातिमा साहिबा से नफ्स देखकर ही इश्क पैदा हुआ था। हाँ, सादत अली खां, बिल्कुल। शादी, मोमिन मर्द आज़ाद और आशिक मिजाज इंसान थे। 26 साल की उम्र तक शादी नहीं की और इश्क व आशिकी में लगे रहे। 9 साल की उम्र से 31 बरस की उम्र तक वो मुख्तलिफ इश्कों में गिरफ्तार रहे, जिसका इजहार उन्होंने अपनी 6 इश्किया मसनवी में किया है। वालिद की वफ़ात के बाद उन्होंने पहली शादी सरधना में साद अली खां बहादुर के ख़ानदान में की है। पहले शादी जो हुई है कहाँ हुई है? सरधना में साद अली खान बहादुर के ख़ानदान में की, लेकिन ये शादी नाकाम रही। उससे मुतालिक लिखते हैं कि अगर यानी उसके बाद रिश्ता मुनक़ते हो गया और फिर किसी के इसरार करने पे कि आइए उनसे मिल लीजिए, सरधना आइए, तो उन्होंने लिखा था अगर मैं कि नहीं जाना है, उन्हें नहीं लाना है। अगर मैंने हराम से तौबा की है, यानी अब हम इश्क आशिकी में नहीं पढ़ेंगे, अगर मैंने हराम से तौबा की तो हलाल तो तर्क नहीं किया। अगर आवारगर्दी से पाँव उठाया है तो निकाह से तो हाथ नहीं उठाया, चूँकि मैंने नावकार जाहिलों से तकलीफ़ उठाई है और बदअतवार गंवारों से रिश्ता करने में मुसीबतें झेली हैं, इसलिए इरादा है कि किसी आली ख़ानदान से क़राबत करूँ और किसी शरीफुल नस्ल ज़हरा जमाल के दीदार से आँखों को तस्कीन दूँ। फिर दूसरी शादी हुई। दूसरी शादी उन्होंने ख्वाजा मीरदर्द के नवासे ख्वाजा मोहम्मद नसीर
मोहम्मदी रंज दहलवी की बेटी से 1245 हिजरी में की है। बिल्कुल हाँ माशाल्लाह दिलशाद सईद आगे ही हैं। हाँ, ख्वाजा मिर्दद के ख़ानदान में उनके नवासे की बेटी से हुई है। माशी हालत देखते हैं, जैसा कि इससे पहले हम लोग गालिब की देखे थे कि वो पूरी ज़िंदगी पेंशन में ही फंसे रहे, पेंशन को दोबारा जारी करने की ही चक्कर में लगे रहे। अब मोमिन के देखिए इनका क्या हाल है। माशी हालत, मोमिन दिल्ली के एक सरबराह ख़ानदान के चश्म चिराग थे और ऊषा की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। हालांकि मोमिन की हालत गालिब खस्ता से भी ज़्यादा खस्ता थी, लेकिन वो सारी उम्र इज़्ज़त नफ्स और खुददारी वज़ादारी के साथ निभाते रहे। बाज़ दफ़ा इतने परेशान हुए थे कि दिल्ली को छोड़कर चले जाना चाहते थे, लेकिन गए नहीं, जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं। हुआ क्या था देखिए, शाह आलम थानी की जानिब से हलाहा परगना नारनौल में जागीर मिली थी। जो इनके दादा आए थे तो उन लोगों को ये जागीर मिली थी, लेकिन जब दिल्ली पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद झज्जर का सारा इलाका कंपनी बहादुर के वफादार नवाब फैज़ मोहम्मद खां को दे दिया गया था, और उसी के साथ मोमिन के असलाफ की ये जागीर भी नवाब फैज़ मोहम्मद खान की जागीर में चली गई थी। लेकिन उसके बदले में इन्हें कुछ मिला करता था। उसके एवज में 1000 रुपये सालाना उस ख़ानदान के वर्षा को मिलता था, जिसमें मोमिन का भी हिस्सा था। यानी पूरे उनके जो 2 दादा थे उन दोनों के ख़ानदान में जितने लोग थे उस जागीर के बदले में कितना मिलता था? सिर्फ 1000 रुपया मिलता था, जिसमें इनका भी हिस्सा होता था। मोमिन की माली हालत इतनी ख़राब थी कि ससुराल से मिला हुआ मकान भी फ़रोख्त कर दिया था। एक और ख़त से मालूम होता है कि वह अपने न कोई और मकान भी बेचना चाहते थे और इसीलिए उसे किराए पर देना नहीं चाहते थे। तो इतनी हालत खस्ता थी कि उन्हें अपना मकान भी बेचना पड़ा। और हुआ ये कि वो ज़मीन जो मोमिन खान को वर्षे में अपनी वालदा की तरफ से मिली थी, उसे भी अंग्रेज़ रेजिडेंट फ्रेज़र ने ज़बरदस्ती छीन लिया था। तो ये सूरत हाल थी और आमदनी कहीं से होनी नहीं थी, और जो भी वर्षा था वो भी छीन लिया गया था। इस वजह से माली खस्ताहाली रही। ख़ास तौर से अंग्रेज़ों से ये बहुत नफ़रत करते थे। जिस तरह गालिब नहीं करते थे उसी तरह ये बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों से नफ़रत करते थे। देखिए, अंग्रेज़ों के आने की वजह से वो जागीर चली गई और ये जो उनके वालदा की तरफ से जो ज़मीन मिली थी वो भी वो छीन लिए थे। आइए अब शायरी की तरफ चलते हैं कि शायरी का आगाज़ कब किए। शायरी, मोमिन की शायरी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब वो 12-13 बरस के थे। 1221 हिजरी में जब अपनी पहले इश्किया मसनवी शिकायत सितम मुकम्मल की उनकी उम्र 17 बरस की थी। सन ईस्वी क्या होगी? 17 बरस के जब थे वो इश्किया मसनवी शिकायत सितम लिखे थे। पैदाइश से ही निकालिए आप लोग। आसिफ अली, हाँ बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और लोग क्यों सिर्फ खामोशी से देख रहे हैं? हाथ भी चलाइए दिमाग के साथ साथ। हाँ, दिलशाद सईद 1817। 1221 तो है, ईस्वी पूछी जा रही है। 1221 हिजरी है रियासत साहब। 1817, 1800 में पैदा हुए थे तो 17 बरस की उम्र में ये मुकम्मल की, इस तरह 1817 में। शागिर्द, शायरी में मोमिन के बहुत से शागिर्द थे, जिनमें 38 के नाम फायक रामपुरी ने और 44 के नाम ज़हीर अहमद सिद्दीकी ने अपनी किताब में लिख रखा है। और उनमें मशहूर ये लोग हैं जिनमें नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता व हसरती, नवाब मोहम्मद असगर अली ख़ान, नसीम दहलवी, मीर हुसैन तस्कीन, मीर
अब्दुल हक आही, अब्दुर्रहमान आही, हकीम मौला बख्श कलक मेरठी, मिर्ज़ा कुर्बान अली बेग सालिक, मिर्ज़ा महमूद बेग राहत दहलवी वगैरह मुमताज़ हैं। तो जिस तरह ये इश्क के पेंगे लड़ाते थे, उसके अलावा उन्होंने अल्लाह से भी इश्क किया, लिहाजा वो बैत भी थे सूफी से। बैत उन्होंने जवानी ही में हज़रत शाह सैयद अहमद शहीद बरेलवी के हाथ बैत किए थे। रजब 1233 और 4 शाबान 1234 हिजरी व मुताबिक मई 1818 और 1819 के दरमियान मुतय्यन की जाती है कि इसी दरमियान में वो बैत किए थे और जिहाद के नाम से उन्होंने एक मसनवी भी लिखी थी। आइए अब हम चलते हैं तसानीफ की तरफ। तसनीफ यानी इन्होंने शायरी की और खुतूत वगैरह भी लिखे हैं, लेकिन उसे किताबी शक्ल देने की कभी भी कोशिश नहीं की। पहले देखिए, पहला दीवान मोमिन उर्दू है, इसे खुद शेफ्ता ने तरतीब दी है और उसे शाये करवाया है करीमुद्दीन अहमद ने। आगे आप देखेंगे वो अपने उस्ताद के बारे में शेफ्ता लिखते हैं। अपने उस्ताद मोमिन खां मोमिन के बारे में शेफ्ता ने लिखा है कि आज़ादाना ज़ीस्त की वजह से उनका कलाम बंद बेताल्लुकी में पड़ा रहा, यानी वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते थे और कलाम जैसे सिर्फ कहे और वो ऐसे ही पड़ा रहा, कोई उस पर तवज्जो नहीं दिया। शेफ्ता का नाम तो मालूम है, पूरा नाम लिखिए आप लोग, शेफ्ता का मुकम्मल नाम, शेफ्ता का मुकम्मल नाम लिखिए जल्दी। शेफ्ता ने दीवाने मोमिन को जमा करके 1843 में मुरतब किया और 1846 में करीमुद्दीन ने उसे दिल्ली से शाये किया। तो पहली बार किसने दीवाने मोमिन को तरतीब दी है? क्या हुआ? नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आ रही, ये बोल ही नहीं रहे लोग। हरगोपाल वो तफ्ता हैं, आशियानास मुंशी हरगोपाल तफ्ता गालिब वाले वो तफ्ता हैं। अभी तो ये नाम ऊपर आया था, उस वक्त तो देखे नहीं, अभी आया था ना ऊपर नाम शागिर्दों में। नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम लगा रहे हैं मजहरुल हक साहब, वो गुलाम उनके चचा के नामों में था, अब्बू और उनके चचा के नाम में था। हाँ जल्दी से लिखें फिर, क्या नाम है? शेफ्ता। शेफ्ता नाम है, क्या हुआ? शेफ्ता मुकम्मल नाम पूछा जा रहा है। नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, देखिए सब लोग शेफ्ता शेफ्ता, तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ तो वो लिखने की क्या ज़रूरत। हाँ मुस्तफ़ा खां जुल्फ़िकार भाई, इन्होंने तरतीब, अच्छा ये शायद आप लोग इसका जवाब दे रहे हैं कि शेफ्ता ने तरतीब दे रखा है। पहले उन्होंने ही मुरतब किया और 1846 में करीमुद्दीन ने उसे दिल्ली से शाये किया। उसके बाद मोमिन का दूसरा, मोमिन यानी दीवाने मोमिन का दूसरा एडिशन मोमिन खान के शागिर्द और उनके बहन के दामाद, जिन्हें मोमिन अपने बेटे की तरह अजीज़ रखते थे, अब्दुर्रहमान आही ने तरतीब दिया है। उसमें वो कलाम भी शामिल कर दिया जो शेफ्ता के मुरतबा दीवाने मोमिन के बाद लिखा गया, या ये कि उसमें शामिल नहीं था, बाद में दस्तयाब हुआ था। हाँ पहली बार शेफ्ता ने तरतीब दिए थे, पहली बार का तो याद रखिए, लेकिन अब इम्तिहान में पहली बार मालूम है मुम्तहिन को कि पहली बार का याद रहता है, तो दूसरी बार का भी याद रखना है कि दूसरी एडिशन जो आई है उसको किसने तरतीब दी है। तो दूसरी बार बताएं किसने तरतीब दी है। मैं आगे बढ़ता हूँ, तब तक आप लोग जवाब दें। ये एडिशन कुल्लियात मोमिन के नाम से 1873 में मतबा नौल किशोर लखनऊ से शाये हुआ। उसका 5वां एडिशन 1923 में और 6ठा 1930 में छपकर सामने आया। इस कुल्लियात मोमिन के शुरू में शेफ्ता का दीबाचा है और आखिर में आही का। 1843 में शेफ्ता ने तरतीब दिया, अभी आप लोग तरतीब ही दे रहे हैं। दूसरा एडिशन पूछा जा रहा है। हाँ 43 में उन्होंने तरतीब दी और 46 में करीमुद्दीन साहब ने छपवाया है। अब ये तो पहली एडिशन की बात है, यानी वो तरतीब दी और शाये हुई पहली एडिशन। दूसरी एडिशन की बात
पूछी जा रही है, जो उनके बहन के दामाद अब्दुर्रहमान आही ने तरतीब दी है। दूसरी एडिशन को किसने तरतीब दिया है, ये सवाल है। क्यों आवाज ताखिर से जा रही है क्या? शुमैला शाहीन, अब्दुर्रहमान आही ने तरतीब दी। वही एडिशन जो है वो कुल्लियात मोमिन के नाम से 1873 में है। अब्दुर्रहमान आही, बिल्कुल। रियासत हुसैन जुल्फ़िकार भाई, हाँ, दूसरे एडिशन इन्होंने तरतीब दी है। वह ये एडिशन कुल्लियात मोमिन के नाम से 1873 में मतबा नौल किशोर लखनऊ से शाये हुआ। उसका 5वां एडिशन 1923 में और छठा जो है 1930 में छपकर सामने आया। इस कुल्लियात मोमिन में शुरू में शेफ्ता का दिबाचा है और आखिर में आही का दिबाचा बतौर खात्मा शामिल है। हाँ, शागिर्द हैं, बिल्कुल, शागिर्द भी हैं और बहन के दामाद भी हैं। इसका एक और अलग नुस्खा है। एक नुस्खा वो है जो दीवान मोमिन मा शरह के नाम से ज़िया अहमद बदायूनी ने मुरत्तब करके 1934 में इलाहाबाद से शाये किया था। तो दीवान मोमिन मा शरह ये किन की है, ये अगर सवाल आ जाए तो जहन में रखें, ज़िया अहमद बदायूनी। एक कुल्लियात मोमिन वो है जिसे कल्ब अली फायक रामपुरी ने मुरत्तब किया और 1964 में मजलिस तरक्की अदब लाहौर से शाये हुआ। तो देखिए, अभी तक जितने कुल्लियात आपने देखे वो तमाम के तमाम हिंदुस्तान में शाये हुए, लेकिन ये कहाँ शाये हुआ है, मजलिस तरक्की अदब लाहौर। तो ये पूछा जा सकता है कि कल्ब अली खां फायक रामपुरी ने जो तरतीब दी वो कहाँ से शाये हुई, या ये पूछा जा सकता है कि मजलिस तरक्की अदब लाहौर से जो शाये हुए उसे किसने तरतीब दिया। तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं। इसके बारे में जिसे कल्ब अली खां फायक रामपुरी ने तरतीब दिया है, अभी ऊपर आया था कि ये फायक रामपुरी ने शागिर्दों की तादाद बताई थी। किसी को याद है? बताएं कि फायक रामपुरी ने मोमिन के शागिर्दों की तादाद कितनी बताई है? नहीं याद? फायक रामपुरी वही है आगे जो आप कल देख रहे हैं। फायक रामपुरी ने कितनी तादाद बताई है? फायक रामपुरी ने 38 और जहीर अहमद सिद्दीकी ने 44 बताई है। बिल्कुल आसिफ अली, हाँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो ये पूछा जा सकता है कि कल्ब अली खां फायक रामपुरी ने जो कुल्लियात तरतीब दिए थे वो कहाँ से शाये हुआ या कब शाये हुआ। वो 2 जिल्दों में है। जिल्द अव्वल में 219 गज़लियात के अलावा फर्दियात, रुबाइयात, मुसल्लस, तखमीस, तज़मीन, मुसद्दस, मुसम्मन, तरजीबन, तरकीबन शामिल हैं। और जिल्दों में 9 क़सायद, 6 मुअम्मे, 26 क़ताअत के अलावा 11 मसनवियाँ भी शामिल हैं। ऐसे इनकी पूरी मसनवी जो है वो 12 मसनवी हैं। 12 मसनवी हैं, लेकिन इसमें 11 मसनवियाँ शामिल हैं। फर्दियात तो सब जानते हैं। फर्दियात के बारे में किसी को कोई ऐसे हैं जो फर्दियात नहीं जानते हैं? ये पहले भी हम लोग क्लास में कह चुके हैं कि फर्दियात किसे कहते हैं। जो एक एक शेर हो, एक एक अलग से अशार होते हैं, उसको फर्दियात बोलते हैं। रुबाइयात जानते ही, मुसल्लस जानते हैं। तखमीस पिछले इम्तिहान में आया था। हाँ, शुमैला अजीज, जहीर ने 44 शागिर्द कहे हैं। तखमीस इससे पहले वाले में आया था, वो हम पूरी तफसील से थोड़ी सी देखेंगे। उसके अलावा दूसरी जिल्दों में है कि 9 क़सायद हैं। ऐसे उर्दू में जो इनके कसीदे की तादाद है वो 9 ही है। कौन कौन से 9 उन्होंने लिखे हैं वो देख लेंगे। मुअम्मे तो जानते हैं, मुअम्मा को उर्दू के बजाय इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश की क्लास तो नहीं है, लेकिन मुअम्मा उससे ज़्यादा याद रहेगा आपको। मुअम्मा को इंग्लिश में पज़ल बोलते हैं, पज़ल। और उर्दू में चाहें तो
ये बोल सकते हैं पहेली जो बुझाना होता है, तो ये 6 मुअम्मे भी शामिल हैं। पजल सुने हुए हैं आप लोग? हाँ, 12 मसनवी हैं, 11 इसमें शामिल हैं। कसायद जो कसीदे जो उर्दू कसीदे कितने हैं? 9 कसायद हैं। देखिए किस किस के शान में हैं। 2 कसीदे हम्द और नात में हैं, यानी एक हम्द और एक नात है। 4 कसीदे खुलफाए राशिदीन के मनक़बत में है, यानी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शान में, और एक हज़रत इमाम हसन के मनक़बत में है। बाकी 2 जो हैं वो भी किसी बादशाह के इसमें इन्होंने कोई भी कसीदा नहीं कहा है। बाकी 2, उनमें से एक में रईस पटियाला राजा अजीत सिंह का शुक्रिया अदा किया है, जिसने उन्हें हाथी का तोहफा दिया था। तो देखिए, नेट में नहीं लेकिन ऐसे स्टेट के इम्तिहान में आ सकता है कि हाथी किसने मोमिन को तोहफे में दिया था। तो ये ध्यान में रखिए, रईस पटियाला राजा अजीत सिंह ने। और एक कसीदा जो है वो वाली टोंक नवाब मोहम्मद वजीर खां की मदह के साथ उनकी खिदमत में हाजिर न होने पे माजरत की थी। हाँ, हाथी तोहफे में दिए थे। कौन दिए थे? रईस पटियाला राजा अजीत सिंह। अजीत सिंह याद रखिए। दख्तर मोहम्मद हुसैन तस्बीही ने मोमिन के उर्दू कुल्लियात के अशार की तादाद जो 16 असनाफ शेर में लिखे गए हैं 8339 शुमार किए हैं। तो उर्दू कुल्लियात में कितने असनाफ पर मुश्तमिल अशार हैं? जल्दी से बताएं कि उर्दू कुल्लियात के जो अशार हैं उसमें कितने असनाफ के अशार शामिल हैं? 16, बिल्कुल। हाँ, आसिया नाज, हाँ 16 असनाफ शामिल है। और अशार की तादाद कितनी है? 8, हाँ 16 है। आसिफ अली 8339 अशार हैं, जिनमें 31 अवजान की बुनियाद पर 12 कितने 31 अवजान की बुनियाद पर 12 उरूज़ी बहर इस्तेमाल किए गए हैं। एक लफ्ज़ जो तखमीस ऊपर आया था और ये पिछली बार इम्तिहान में भी आ चुका है, तो कम से कम उस वक्त अगर गलत जवाब मालूम था तो आज तो सही आप लोग मालूम करके ही जाइए। शायरी की इस्तिलाह में तखमीस के माना है मुखम्मस की शक्ल में किसी गज़ल के किसी शेर की तज़मीन करना। हाँ, 31 अवजान। तज़मीन जानते हैं? तज़मीन का माना आता है शामिल करने के, यानी किसी के कहा हुआ जो शेर है उसी में कुछ अशार बढ़ाकर आप अलग से कुछ कह देते हैं, उसी वज़न पे हो और उसका काफ़िया या रदीफ लेकर आप उस पर अशार अगर कह रहे हैं तो उसको तज़मीन बोलते हैं। लेकिन वही तज़मीन अगर मुखम्मस के शक्ल में है तो उसको बोलते हैं तखमीस। तो मुखम्मस यानी 5 अशार वाले मुखम्मस की शक्ल में किसी गज़ल के किसी शेर की तज़मीन करना। तज़मीन नहीं मालूम? तज़मीन कहते हैं शामिल करने को, मिलाने को। अगर किसी के कहे हुए शेर में कुछ और शेर आप बढ़ाकर किसी हयात में पेश कर देते हैं, जैसे देखिए एक शेर है उसमें आप एक मिसरा बढ़ाकर उसे मुसल्लस अगर बना देते हैं, या शेर है उसमें 2 मिसरा बढ़ाकर मुरब्बा बना देते हैं, तो इस तरह यानी 2 मिसरे आप बढ़ा दिए और वो 4 मिसरे हो गए, तो उसको बोलेंगे आप तज़मीन। अगर वही मुखम्मस की शक्ल में है, यानी एक शेर लिए और 3 शेर आप अपने बढ़ा दिए, तो उसको बोलेंगे तखमीस करना। कायदा उसका ये है कि गज़ल के हर शेर से पहले मिसरे ऊला के काफ़िये की रियायत से 3 मिसरे इजाफे कर दिए जाते हैं। यानी किसी गज़ल से एक मिसरा लीजिए, एक पूरे शेर लीजिए, उसके शुरू में पहले मिसरे के काफ़िये की रियायत करके 3 शेर लाइए,
3 मिसरे इजाफा कीजिए और उसके बाद उस एक शेर के दो मिसरे हो गए, तो इस तरह 5 मिसरे हो जाएंगे। क्या है कि किसी के गज़ल के एक शेर ले लीजिए, उसके बाद पहला जो मिसरा है उसके काफ़ी के मुताबिक 3 मिसरे आप बढ़ा दिए, तो 3 मिसरे वो हो गए, और जो एक शेर आप लिए हैं उसके 2 मिसरे, तो इस तरह 5 मिसरे वाली हैयत में ये एक बंद तैयार हो जाएगी। तो ऐसे करने को बोलते हैं तखमीस। तखमीस समझ में आया? अब मिसाल से जब आप देखेंगे तो और वाज़ेह होगा। तखमीस सभी को समझ में आया? जिनको नहीं आया फिर दोहराया जाएगा, बोलें जल्दी। ऐसे मुखम्मस के लिए बाज़ औकात खमसा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए, यानी तखमीस के लिए कभी कभी खमसा का भी इस्तेमाल होता है। तो अगर खमसा आ गया, अगले इम्तिहान में अगर खमसा का लफ्ज़ आ गया, तब भी यही जवाब देना है कि किसी गज़ल के शेर पे क्या करना है, 3 मिसरे बढ़ाकर तैयार करना है। जैसे देखिए, चकबस्त की मशहूर गज़ल कि असर लखनवी ने तखमीस की है, ये मशहूर गज़ल है, उसका ये शेर देखिए। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है उन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो इसमें पहला मिसरा क्या है, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब। अब इस तरतीब यानी उस तरतीब काफिया है ना तरतीब, उसके रियायत से 3 मिसरे असर लखनवी बढ़ाए। देखिए, ज़र्रे ज़र्रे की है तामीर में पिन्हा तखरीब, और उसी तरह फना में है बका की तकरीब, अल्लाह अल्लाह मशीयत की अनोखी तरकीब। तो ये 3 मिसरे ये बढ़ाए, और फिर वही जो 2 शेर चकबस्त के हैं वो जिक्र किए। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है उन्हीं अज्जा का परेशान होना। ये मिसाल से तो अब समझ में आ गया होगा। देखिए, असर लखनवी ने क्या किया, चकबस्त के गज़ल के एक शेर लिया है जिंदगी, और उसमें पहले मिसरे यानी ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, तरतीब जो काफिया है उसके रियायत से शुरू में 3 मिसरे बढ़ाए हैं। ज़र्रे ज़र्रे की है तामीर में पिन्हा तखरीब, और इसी तरह फिना में है बका की तकरीब, अल्लाह अल्लाह मशीयत की अनोखी तरकीब। ये 3 मिसरे असर लखनवी के हैं, इन्होंने जोड़ के ये पूरे मुखम्मस तैयार कर दिए हैं, या खमसा कहिए। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है उन्हीं अज्जा का परेशान होना। इस पूरे अमल को बोलते हैं तखमीस। हाँ, नाहिद परवीन समझ में आया? से ज़ायद या नहीं, अगर 3 से ज़ायद या कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 5 नहीं होगा। तखमीस के माना में ही खुम्स का लफ्ज़ है। बढ़ा तो सकते हैं, 1 मिसरा भी बढ़ा सकते हैं, 2 भी बढ़ा सकते हैं, 3 भी 5 भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो फिर तखमीस नहीं रहेगी, उसे सिर्फ तज़मीन कहेंगे। अब वो मुसल्लस के शक्ल में हो, मुरब्बा की शक्ल में हो, मुखम्मस के शक्ल में हो, मुसद्दस हो, फिर आप आगे मुसब्बा, फिर 8 में हो तो मुसम्मन, फिर अगर 9 में हो मुत्तसे, 10 में हो मुअश्शर कह सकते हैं। इस तरह बढ़ा के तज़मीन तो कर सकते हैं। तज़मीन में आप 1 मिसरा बढ़ाइए, 2, 3 बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 बढ़ाकर जब करेंगे तभी वो मुखम्मस होगा। ठीक समझ में आया शाहीन? बढ़ा सकते हैं जितना भी बढ़ाइए, लेकिन फिर वही होगा कि उसे तखमीस का माने ये 5 बना देना, 5 बनाना। तो 2 मिसरे लिए तो उसको 3 बढ़ाएंगे तभी वो 5 होंगे। अब देखिए दीवाने मोमिन के फारसी, दीवाने मोमिन फारसी में जो है ये फूफीजाद हकीम अहसनुल्लाह खान की तवज्जो से दीवाने मोमिन फारसी महफूज रहा, जिसे उन्हें मुरत्तब करके 13 ज़िक़ादा 1271 को मतबे सुल्तानी से शाया किया। उसमें 7 कसीदे शामिल हैं, 2 हम 2 नात में, 4 खुलफाए राशिदीन के शान में, और एक जो उनके पीर साहब थे, कौन, सैयद अहमद शहीद बरेलवी, उनकी मदा में उन्होंने कह रखी है। इन्हीं के हाथ पे बैत की है उन्होंने। यही दुख्तर जो है अभी ऊपर जिन्होंने उर्दू कुल्लियात के अशार की तादाद बताई थी, किसने बताई थी, मोहम्मद हुसैन तस्बीही। इन्होंने ही जो फारसी दीवान है उसके अशार की
तरतीब भी बताई है, तादाद बताई है कि कितने हैं। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन तस्बीही ने लिखा है कि इस दीवान में 119 गज़लें, 7 कसीदे, 34 क़तात, 14 मसनवियाँ, यानी जो फारसी, ये फारसी पूरे ज़हन में रखें, फारसी दीवान है। 7 कसीदे, 34 क़तात, 14 मसनवियाँ, 86 क़तात, 34 क़तात और 86 जो क़तात हैं वो मादे तारीख़ पे हैं, यानी उसमें तारीख़ बयान की गई है, इसलिए ये अलग से लिखा गया है, यानी जिसमें तारीख़ बयान कर रखे हैं। 35 फर्दियात, 25 मिसरा, यानी अलग अलग एक एक मिसरे हैं। जैसे फर्दियात आपको मालूम है, नहीं दोनों एक ही हैं, इन्हीं का नाम वहाँ दफ्तर छुटा हुआ है, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन तस्बीही हैं, आसिफ अली दोनों एक ही हैं। फर्दियात 35 हैं, यानी एक एक शेर जो है ये 35 शेर है, और मिसरे जो हैं एक एक मिसरा उसमें जो है वो 25 है। 210 रुबाइयात शामिल हैं और अशार की तादाद 2850 इन 2850 है। उर्दू की कुल्लियात में कितने अशार शामिल हैं, जल्दी से लिखें, कितने अशार शामिल हैं उर्दू की कुल्लियात में? अभी आप लोग पढ़े ना, जल्दी से बताएं। कितने अशार हैं? 8339। आसिया नाज, शाहीन, हाँ, मजहरुल हक, हाँ बिल्कुल दुरुस्त। और इसमें है 2850। इसमें उसमें 12 उरूज़ी बहूर इस्तेमाल थे और इसमें 9 उरूज़े हैं। तीसरा जो है ये इंशाए मोमिन है, ये भी इन्होंने यानी कोई काम खुद नहीं किए हैं, दूसरे लोग ही तरतीब दिए हैं। लेकिन दीवान फ़ारसी के बारे में लिखते हैं ये मोहम्मद अहसन, कहते हैं कि यानी हकीम अहसनुल्लाह खां कहते हैं कि जब वो बिस्तर मर्ग पे पड़े हुए थे तो एक एक गज़ल को देखते थे और जिस रदीफ में नहीं थे तो उसमें कुछ उन्होंने गज़लें लिखी भी हैं और शामिल की हैं। काम तो हकीम अहसनुल्लाह खान ने ही मुरतब की है, लेकिन उस पर नज़र रखा है मोमिन खान ने। इंशाए मोमिन ये फ़ारसी ज़ुबान में लिखे हुए खतूत, तकावीम व दिबाचों और तकारीज़ वगैरह पर मुश्तमिल है। वो मजमुआ है जिसे दीवान फ़ारसी की तरह हकीम अहसनुल्लाह खान ने मुरतब करके किया और 1271 में उसी के साथ एक जिल्द में मतबे सुल्तानी से शाये किया। उसमें 3 किस्मों की तहरीर है, यानी इंशाए मोमिन जो है उसमें 3 किस्म की तहरीर शामिल है। एक वो खतूत जो मोमिन ने किसी अजीज़ या दोस्त को लिखे, ठीक है। दूसरे वो हैं जो कम फाम यानी सादा ज़ुबान में भी उन्होंने लिखे हैं, और तीसरा जो है जिसमें उन्होंने तकरीज़ वगैरह लिखी है या तक़वीम और भी लिखी है। तक़वीम आप लोग मस्जिदों वगैरह में देखते होंगे जिसमें औक़ात नमाज वगैरह बयान की जाती। उसी तरह मोमिन क्या करते थे, बताया करते थे कि यानी इन्हें इल्म नजूम और इल्म रमल, तक़वीम तैयार करना इल्म रमल से ही ताल्लुक़ रखता है, तो वो बताया करते थे कि कुछ दिनों के बाद ऐसा होने वाला है या कोई चीज़ चोरी। कई वाक़यात इस तरह के आए थे और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को भी मुकम्मल किस्से कई मिले थे, लेकिन उन्होंने उसमें शामिल नहीं किया कि अगर उसे मैं शामिल कर देता हूँ आब हयात में तो लोग कहने लगेंगे कि ये शुअरा का तज़किरा नहीं बल्कि नजूमियों का तज़किरा है। तो ये तक़वीम बयान किया करते थे कि आगे ये हो सकता है, पेशिन गोई देते थे और वैसा होता भी था। यहाँ तक कि बाज़ मरतबा यानी वाक़यात में है कि चोरी हुई, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो तीसरे में जो है उसी तरह तक़वीम और तकारीज़ वगैरह जो लिखे थे इल्मी, इस तहरीर से मालूम होता है कि उनकी फ़ारसी कितनी अच्छी थी। मोमिन हाँ भविष्यवाणी देते थे, भविष्यवाणी को ही उर्दू में पेशिन गोई करते हैं। लेकिन इन सब
के बावजूद भी मोमिन को ये एहसास था कि हर एक शायर को ऐसे ही होता है कि लोग मुझे समझते नहीं हैं। जैसे गालिब का शेर भी था, सद्दाम हुसैन वालेकुम अस्सलाम, बहुत आखिर में अभी आ रहे हैं 8:15। उन्हें भी यही था कि लोग मेरी बात नहीं समझते हैं, समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, कि अगर उन्हें ही कोई दूसरा दिल, अगर मुझे ज़ुबान अगर दूसरा नहीं देता है। तो उसी तरह मोमिन को भी ये था कि मेरी बातें इन लोगों को नहीं समझ में आती है। मोमिन अपने कलाम के मुतालिक ये ख़त बनाम अहसनुल्लाह खां में लिखते हैं कि अल-मुख्तसर मैं इस तरह नगमा सराई करता हूँ कि बुलबुल भी मेरी हमसरी नहीं कर सकती, और गुल अफसानियाँ करता हूँ कि गुल उनकी हसरत में जलता है, लेकिन क्या करूं कि सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें नहीं हैं। सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें नहीं हैं। एक खत में और लिखते हैं कि ज़माने की नाकदरी और नाफहमी के बायस कोई मेरा ख़रीदार नहीं है, और मेरे आबदार मोतियों का तारीकी में भी बाजार मंदा है। यानी इतनी तारीकी है, उसके बावजूद लोगों को मोती की ज़रूरत है, और ये चमकते मोती हैं तब भी नाकदर लोग हैं। इस नाकदरी के बावजूद मैंने कभी हुनर की आबरू नहीं बेची और उम्र की आस्तीन से तवक्कुआत वाबस्ता नहीं किए हैं। चलें, कोई बात नहीं। मैंने जौ की रोटी पर किनायत की और आसमान के खोशे गंदम पर कभी नज़र नहीं डाली। तो ये देखिए कि किसने कहा कि मेरे आबदार मोतियों का तारीकी में भी बाजार मंदा है। तो ये मोमिन खान मोमिन खुद अपने कलाम के मुतालिक कह रहे हैं, और उन्होंने ये कहा आखिर में कि सुखन साजी अरबाबे सिद्क़ व सफ़ा का शेवा नहीं है। अब आखिर में हम देख लेते हैं वफ़ात आप लोगों को मालूम है। सन्ने वफ़ात लिखिए, अक्सर को तो मालूम होगा, जल्दी जल्दी लिखें कि सन्ने वफ़ात क्या है, फिर हम आगे देखेंगे। सन्ने वफ़ात, पैदाइश तो मालूम है, 1800 में पैदाइश। कितने बरस के उन्हें उनकी वफ़ात हुई है? चौवन। और भी कोई लिखे? संतावन। क्यों 1857 की जंग आज़ादी याद आ रही है? एहसास खान, दिल्ली में 54, 57, 52, 54। वफात से 5 महीने पहले सफ़र के महीने में घर की छत पड़ रही थी। मोमिन निगरानी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मोमिन निगरानी कर रहे थे कि अचानक पैर फिसला और वो बेतरह ज़मीन पर आ रहे। तो वो जो कोठे पर से गिरने की बात जो आप लोग पढ़ते हैं, वो यही मुराद है कि वो काम करवा रहे थे तो गिर पड़े। तो वफात से 5 महीने पहले सफ़र के महीने में घर के छत पड़ रही थी। मोमिन निगरानी कर रहे थे कि अचानक पैर फिसला और वो बेतरह ज़मीन पर आ रहे। हाथ और बाजू की हड्डियां बुरी तरह टूट गई। इलाज किया लेकिन फाका नहीं हुआ। जायचा देखा तो कहा कि मैं सिर्फ 5 महीने और ज़िंदा रहूँगा। तो ये जायचा देखकर किस इल्म से इन्होंने बताया? इल्म रमल से ही। तो तवारीख वगैरह पे या नक्शे वगैरह बनाना जो होता है वो रमल से ताल्लुक़ रखता है। देखकर उन्होंने बताया कि बस अब 5 महीने और रह चुके हैं। हुआ भी यही, चुनांचे ये हादसा उनकी वफ़ात का सबब बना। उसके बाद गालिब लिखते हैं, देखिए गालिब अपने ख़त बनाम मुंशी नबी बख्श फ़कीर मर्रखा यकुम शाबान 1268 बमुताबिक 21 मई 1852 में लिखा है। अब तो सही बताएंगे। हाँ, ज़ौक़ का 54। हाँ, तो आप लोग इश्तिबाह में न पढ़ें, तज़ब्ज़ुब में बिल्कुल भी न पढ़ें। 52। तो उस ख़त में यानी 1852 में जो ख़त लिखे हैं गालिब, किनको? मुंशी नबी बख्श। तो ये भी सवाल आ सकता है कि गालिब ने किसको अपने ख़त में मोमिन की वफ़ात के मुतालिक बताई है? तो नबी बख्श फ़कीर को लिखा था। मैं लिखा कि सुना होगा कि मोमिन खान मर गए, उनको मरे हुए 10वां दिन है। मोमिन मेरे हम असर
या छुटा हुआ है बड़े। मोमिन मेरे हमासर और यार भी था। आगे लिखते हैं मुझ में उसमें रब्त पैदा हुआ, उस अरसे में कभी किसी तरह का रंजो मलाल दरमियान में नहीं आया, दरमियान न आया। गालिब के इस खत के रूह से यकुम शाबान को 10वां दिन था, यानी 21 रजब 1268 बमुताबिक 12 मई 1852 मोमिन की वफात हुई है। और हाँ चले, और उन्हें जो है कहाँ दफनाया गया है? उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दिल्ली दरवाजे के बाहर, दिल्ली दरवाजे के बाहर मेहंदियों में शाह अब्दुल अजीज़ और उनके ख़ानदान के मकाबिर के अहाते के दीवार में उन्हें दफन कर दिया गया। उनकी वफ़ात के 95 साल बाद प्रोफेसर अहमद अली दहलवी ने कब्र को पुख्ता करके उस पर कतबा लगवा दिया। किसने उनके कब्र पे कतबा लगवाया था? ये नाम तो लिख ही दीजिए आप लोग, जल्दी से लिखिए। किसने कतबा लगवाया? प्रोफेसर अहमद अली दहलवी। क्या हुआ? मोबाइल अलग रख के बैठ गए हैं आप लोग। अहमद अली मजहरुल हक भाई। जमील जालवी कहते हैं कि काश ये शेर भी लिख देता है, यानी कतबा जब जहाँ लगा है उस पर ये शेर भी अगर होता तो और अच्छा हो जाता। संग मरकत से मेरे फैज़ है सबको मोमिन, संग मरकत से मेरे फैज़ है सबको मोमिन, हूँ तहे खाक भी तोती पस्से आईना, हूँ तहे खाक भी तोती पसे आईना। तो ये शेर जमील जालवी कहते हैं कि अगर लिख देते तो और अच्छा होता। तो आज के लिए इतना ही हो गया मुकम्मल। आज हम लोग हयात व खिदमात देखें। अब अगले यानी जुमेरात को इनके गज़ल गोई या शायरी कह लीजिए, और जो इनके गज़लें शामिल हैं उसमें कुछ अशार को देखकर उसमें अगर सनातें वगैरह होंगी तो उसी पे बहस होगी। जिन सनातों का पिछले तकीमीर में भी बहस हो चुके हैं उसे देखिए, गालिब में भी जिक्र हो चुका है। उसके अलावा कुछ बचे हुए होंगे तो उसका तज़किरा भी हम करेंगे, और कुछ सनातें तो सवाल व जवाब में भी हुआ था। चलें ठीक है, फिर कल इंशाअल्लाह हम लोग कर्नाटक के जो 13 का जो क्वेश्चन पेपर है, तीसरा पर्चा है उसका, वो उसके सवालात देखेंगे। तो फिर तशरीफ़ लाइए कल 7:30 बजे। चलें, अल्लाह हाफिज़।